अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आयशा जुल्फ़िकार और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पासबान इस्लाम। इतवार की रात सदर डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका को जंगों से अलग रखने का मकबूल बयानिया उस वक्त ज़मीं बोस हो गया जब 6 B-2 बम्बार्ड जेट्स ने ईरानी शहर फर्दो और नतंस की जौहरी साइट्स पर 30,000 पाउंड वजनी 14 बंकर बस्टर बम गिराए और बहरुल काहिल से अमरीकी नेवी शिप ने इस्फहान एटमी मुकाम पर 30 क्रूज मिसाइल फायर किए। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी हमलों का मकसद ईरान की जौहरी अफजोदगी की सलाहियत का खात्मा करार दिया। उन्होंने ईरान को मशरिक़ वुस्ता का गुंडा कहा और खित्ते में अमन की जिम्मेदारी इसी गुंडे पर डाल दी। अमरीका को ईरान के साथ मुज़ाकरात की मेज से ईरान के खिलाफ जंग के मैदान तक लाना बिलाशुबा नेतन्याहू और इसराइल की बड़ी कामयाबी है, लेकिन ये आलमी अमन के एजेंडे की बड़ी नाकामी भी तो है। मशरिक़ वुस्ता के जंगी मंजरनामे में अमरीका की शमूलियत किसी तूफान का पेशे खेमा बन सकती है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई अमरीका के ईरान पर हमले की सूरत मशरिक़ वुस्ता में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाने की पहले ही तनबीह कर चुके हैं। सऊदी अरब, UAE, कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान में मौजूद 19 अमरीकी एयर बेसिस ड्रामाई जंगी सूरत हाल में किसी भी वक्त ईरानी मिसाइलों का निशाना बन सकते हैं। यूं जंग का दायरा फैलकर तीसरी आलमी जंग की सूरत भी इख्तियार कर सकता है। यहीं से बातचीत का आगाज करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बैनुल अक़वामी उमूर के माहिर प्रोफेसर डॉक्टर जफर जसपाल साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एक जानिब यूरोपीय मुल्कों की मदद से मुज़ाकरात और दूसरी तरफ इसराइल के हमले और तीसरी जानिब 2 हफ्तों बाद अमरीकी हमलों की लटकती तलवार, ये हालात किस तरफ जा रहे हैं? आपको लगता है अमरीका इस जंग में शामिल होगा? देखिए, ये जंग जो है ये आपने खुद एक अचीव कर चुकी है डायमेंशन। जिस तरह हम पहले कहते हैं कि हर जंग के अपने डायनामिक्स होते हैं, वो डिक्टेट करते हैं। इसराइल ने हमला तो कर दिया, मगर उसकी मिसकैलकुलेशन थी कि ईरान इसको किस तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा। बिल्कुल। और ईरान के रिस्पॉन्स में अब इस वक्त आपको नजर आ रहा है कि वो काफी इसराइल पे डैमेज इन्फ्लिक्ट कर रहा है और इसराइल की ख्वाहिश है कि किसी तरीके से उसकी जीत भी हो जाए और यहाँ इस वक्त अमेरिकन इंटरवीन करें, मगर अमेरिकन भी फुल कैलकुलेट करके करेंगे। जिस तरह भी आपने कहा कि 2 हफ्ते की तलवार लटक रही है, अमेरिकन इसराइल के इंटरवीन कर चुके हैं, यूरोपियंस ने इंटरवीन किया हुआ है। उनके जो इंटरसेप्ट होते हैं मिसाइल्स आपको इसके नजर आते हैं होते हुए। मेरा इसका कहने का मकसद है ईरान के जो मिसाइल्स हिट करते हैं इसराइल को, और रास्ते में बहुत से जो फायर किए हुए मिसाइल्स इंटरसेप्ट होते हैं वो अमेरिकन कर रहे हैं और उनके साथ कुछ यूरोपियंस कर रहे हैं, आई मीन के ब्रिटिशर्स जॉर्डन में कर रहे हैं। इसके अलावा जो बाकी जो है वो इंटरवीन तो हो चुकी है, मगर सिर्फ ऑफेंसिव पे नहीं आ रहे। वो देखना है कि किस वक्त आते हैं और जिस वक्त उनको नजर आएगा कि इसराइल बिल्कुल ही तबाह हो रहा है, बिल्कुल, तो फिर वो शायद इंटरवीन करें। मगर इतना आसान नहीं है कि किसी इस्टेब्लिश स्टेट को, और जहाँ पे एक पोलिटिकल रजीम की एक अपनी लेजिटिमेसी है, वहाँ पे ये कहना कि हम रजीम चेंज करने आ रहे हैं, आपकी हम सॉवरेनिटी को अंडरमाइन करने आ रहे हैं और फिर आप अटैक करें, तो अमेरिकन को ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि जिस तरह ईरान रिटेलिएट कर रहा है, उस रिटेलिएशन में ये रिटेलिएशन इराक वाली नहीं होगी जब उन्होंने इन्वेड किया था 2003 में। इधर इन्वेड करेंगे तो इसकी सीरियस रिपरकशंस भी हो सकती। अच्छा सर, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अमेरिका गालिबन अंदाज़ा कर रहा है कि ईरान की कैपेसिटी कितनी है इसराइल को जवाब देने की, और जैसे कि आपने कहा कि जब इसराइल तबाह हो रहा होगा तो शायद अमेरिका उसमें शामिल हो। लेकिन ईरान ने भी ये साबित किया है कि उसके पास पूरी ताकत मौजूद है और इस जंग में वो अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करेंगे। अगर ये जंग बढ़ती है तो ईरान किस हद तक इसका जवाब दे सकता है? देखिए, ईरान इसराइल को तो जवाब दे रहा है। अगर आज फॉर द टाइमिंग, जो कि नहीं हो सकता, अमेरिकन और वेस्टर्न पावर्स न्यूट्रल हो जाए, इसराइल को सप्लाई चेन रुक जाए, तो समझ लें कि इसराइल कल जो है वो सीज फायर पे भी आएगा, शायद सरेंडर भी करने पे आ जाएगा। ईरान ने काफी हद तक उसको डैमेज किया है। ये बात दुरुस्त है कि जिस वक्त फायर होता है उसके नतीजे में कैजुअलिटीज कम है, डिस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रक्शन ज्यादा है। उसकी वजह यह है कि इसराइल में एक प्रैक्टिस है, उनकी जो अर्बन पॉपुलेशन है, शेल्टर्स में इमीडिएटली विद इन 1 to 2 मिनट्स वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो शेल्टर में पहुंच जाते हैं। तो ईरान का जो फायर है, ये मिसाइल जो है वो एटलीस्ट 15 to 20 मिनट और इससे भी ज्यादा कई दफा, स्वाय जो हाइपरसोनिक वेपन्स उनके हैं या हाइपरसोनिक किल व्हीकल है, वो कम लेते हैं टाइम रीच द टारगेट। तो उसकी वजह से उनको एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी होती है कि बड़े आराम से शेल्टर में चले जाते हैं। मगर दूसरी तरफ ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि जैसे जैसे ये वार प्रोलॉन्ग होगी तो
वो कि ये एस्टैब्लिश फैक्ट है कि रशिया यूक्रेन में फिक्स है, फंसा हुआ है, तो वो इतनी ओपनली मदद नहीं कर सकेगा। चाइना मिलिट्री इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट को सपोर्ट नहीं करता, वो डी एस्केलेट की बात करेगा। मगर फिर भी ईरान का जो जितनी ये प्रोलॉन्ग होगी, जिस तरह इसराइल नारे तो लगा रहा है कि वो ये लॉन्ग वॉर लड़ रहा है या लड़ने के लिए तैयार बैठा है, नहीं, जब प्रोलॉन्ग वॉर होगी तो इसराइल को भी डैमेज करेगी। रही बात अमेरिकन की, तो अमेरिकन का जो है ट्रंप का पूरा जो नैरेटिव था इलेक्शन का और उसका अपना एक क्लेम जिसके ऊपर हम हालांकि उसने इंडिया पाकिस्तान में वो रोल प्ले किया कि वो पीस मेकर है ना कि वॉर मॉनगर, मगर इस केस में वो वॉर मॉनगर बन रहा है। तो आप देखना यह है कि ट्रंप इसके ऊपर क्या सोचता है, किस तरीके से आता है। मगर ये बात दुरुस्त है कि अमेरिकन की फुल फ्लैज इंटरवेंशन के बगैर ईरान की ना फैसिलिटीज तबाह हो सकती हैं, इसराइल नहीं कर सकता क्योंकि वो ग्राउंडेड है, उसके लिए बिग बंकर बस्टर्स चाहिए, और ना इसराइल सस्टेन कर सकेगा प्रोलॉन्ग वॉर। अच्छा, हर अमरीकी सदर के दौर में हमने देखा है कि कोई नई जंग ज़रूर शुरू हुई है, और एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप नोबेल पीस प्राइज़ मांगने की बात करते हैं और दूसरी जानिब वो इस जंग में कूदने के हवाले से भी उन्होंने तलवार लटकाई हुई है। अमरीकी जो इदारे हैं उन्होंने जैसे कि कहा कि ईरान नहीं बना रहा एटॉमिक एनर्जी, लेकिन उसके बावजूद डोनाल्ड ट्रंप इस जंग में कूदने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। 2 हफ्ते की जो तलवार लटकाई गई है, आपके ख्याल में अब ये मामला किस तरफ जाएगा? अगर अमेरिका इसमें शामिल हो जाएगा तो ये क्या एटमी जंग तक ये बात जा सकती है? देखिए, पहली बात तो ये है कि एटॉमिक एनर्जी की बात कोई नहीं कर रहा ईरान के ऊपर। ईरान फेल्स टू सेटिस्फाई इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी अपनी जो उसकी फैसिलिटीज हैं, क्योंकि ईरान एक नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का मेंबर है, उसकी सारी न्यूक्लियर एक्टिविटीज जो है वो सिविलियन रहनी है और उसने इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को सेटिस्फाई करनी। ईरानियन लीडर्स ने फतवा दिया हुआ है कि हम वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन के अगेंस्ट है, हम न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाए। अब अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसियां ये एक बिल्ड अप करती है कि ईरान ने 60% एनरिच्ड यूरेनियम कर रहा है, और ये ईरानियंस ने खुद भी इसके इंडिकेशंस दिए हैं, जो कि अब वो कह रहे हैं कि नहीं है। तो ये एक सारा जो एक प्रोसेस है, इसके अंदर ना हम ईरान को ब्लेम करते ना उसको। मगर एक बात दुरुस्त है कि अब इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का डायरेक्टर जनरल कहता है कि नहीं, वो उसका पोटेंशियल है मगर वो बना नहीं रहा। यहाँ ईरानियंस का पोटेंशियल होना और है, बनाना और है। बेसिकली टारगेट है इसराइल का ईरानियन रजीम। अगर ये न्यूक्लियर फैसिलिटीज होती तो अगर आप देखें 5 राउंड्स ऑफ द टॉक्स हो चुकी हैं। ट्रंप ठीक है थ्रेट ऑफ फोर्स यूज कर रहा है और उसने ये कहा कि यार डिप्लोमेटिकली ये सॉल्व हो जाएगा वरना मिलिट्री एक्शन करेंगे। ये एक डिप्लोमेटिक कह लें, एक कोर्सिव डिप्लोमेसी थी जो ट्रंप कर रहा था। मगर साथ 5 राउंड्स ऑफ द टॉक्स हुए और 6th राउंड ऑफ द टॉक्स जो लास्ट संडे को होना था वो प्लान था, जिसमें अमेरिकन ने अपना मैक्सिमम डिमांड की हुई थी 0 यू कैन से यूरेनियम एनरिचमेंट, और ईरानियंस कह रहे थे कि नहीं, हमारा सॉवरेन राइट है सिविलियन यूज के लिए 3.5 to 5% जो एक बेंचमार्क है, हम उस पे आने वहां तक हम करेंगे, बाकी हम बिल्कुल आपसे कोऑपरेट करेंगे। और अगर 6th राउंड ऑफ द टॉक्स हो जाता मेरा, और उसमें उससे पहले अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट के इंडिकेशंस आ रहे थे कि वो उनका जो हार्ड फास्ट रूल उन्होंने कहा कि 0% न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल या 0% एनरिचमेंट, उसमें वो भी वो इंडिकेशन दे रहे थे कि हम कुछ वक्त तक ईरान को मौका देंगे कि वो अपनी ये एक्टिविटी कंटिन्यू रखे फॉर ए सिविलियन यूज। तो इसका मतलब ये कि इंडिकेटर्स आ रहे थे कि दोनों तरफ से फ्लेक्सिबिलिटी नजर आ रही थी क्या। और अगर ये इसराइल हमला ना करता तो उस दिन अगर 6th राउंड ऑफ टॉक्स हो जाते तो 6th राउंड में कुछ ना कुछ आउटकम आ जानी थी। मगर इसराइल ने इस पे अटेम्प्ट ली। और यहाँ पे जो लोग भूल रहे हैं वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट इश्यू है कि इसराइल के अंदर जो इस वक्त नेतन्याहू की अनपॉपुलैरिटी है वो बहुत बड़ा उसके लिए चैलेंज है। बिल्कुल। इवन 2023 में जब उसने गाजा पे हमला किया, जब वो 7 अक्टूबर हुआ, उस वक्त भी इसराइल के अंदर इलेक्शंस की डिमांड थी और इलेक्शंस के बारे में कहा जा रहा था कि सूनर और लेटर 2023 के एंड तक इलेक्शन हो जाएंगे, क्योंकि इसराइल में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है और उस पार्लियामेंट में इसकी मेजॉरिटी नहीं बनती इसकी पार्टी की, मगर जो रेडिकल जो हार्ड लाइनर्स हैं वो दो पार्टीज मेंबर्स हैं मुख्तलिफ पार्टीज की, वहाँ की जो आप कह सकते हैं फंडामेंटलिस्ट पार्टी, वो इसको सपोर्ट करते हैं। तो इसलिए प्रोलॉन्ग किया अपना रजीम विद दैट वॉर। अब दोबारा वहाँ इलेक्शंस की हो रही है और इवन
जो इसराइल का सुप्रीम कोर्ट है उसकी भी वर्डिक्ट है। तो इस वक्त आज वॉर खत्म हो जाए तो नेतन्याहू क्या फेस करेगा विद इन दी सिस्टम अपने या गवर्नमेंट में। उस पर करप्शन के चार्जेस हैं, उसकी पार्लियामेंट में मेजॉरिटी नहीं है, उसको इलेक्शंस में जाना पड़ेगा और वो अपने मुल्क में अपनी रजीम से हाथ धो बैठेगा और हो सकता है करप्शन की वजह से जो उसके ऊपर चार्जेस है वो जेल में हो। उसको अवॉइड करने के लिए वो एक बिग विक्ट्री लेना चाहता है, जिस तरह के जी के ईरान के अगेंस्ट और मैं मिडल ईस्ट में मैंने पूरी रिट स्टैब्लिश कर दी है, इंडिया के इसराइल की हेजमनी बना दी है। तो उसको लिए ये अगर वो कामयाब हो जाता है तो इसराइल के अंदर जो मॉडरेट और सेंट्रल राइट और राइटलेस फोर्सेस है उसको वोट दे देगी। उसका अपना एक पॉलिटिकल सर्वाइवल एट स्टेक है, इसलिए उसने ये जंग शुरू की। मगर ये आपको अंदाजा होना चाहिए कि इस तरह की लीथल जंग्स जो है वो डिवास्टेट करते हैं, रीजन को डिस्टेबलाइज करेंगी और इसराइल को भी साइंटिफिकली इकोनॉमिकली बहुत पीछे लेके जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। बैनुल-अक़वामी उमूर के माहिर प्रोफेसर डॉक्टर जसपाल साहब हमारे साथ मौजूद थे। ईरान इसराइल की जो इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, जो जंग चल रही है, उस पर अपना तज्जिया पेश कर रहे थे। नाजरीन, 2003 में अमरीका और मगरबी ताकतों ने कीमियाई हथियारों का झूठा इल्ज़ाम लगाकर इराक पर फौज कशी की। 5 लाख इराकी अमरीकी झूठ की इस जंग का ईंधन बन गए। सद्दाम हुसैन गिरफ्तार हुए और फांसी के फंदे पर झूल गए, लेकिन कीमियाई हथियार कभी ना मिले, इसलिए कि वो कभी बनाए ही ना गए थे। 2005 में अमरीकी कमीशन ने इराक पर कीमियाई हथियारों की तैयारी का इल्ज़ाम गलत करार दे दिया। आज 2025 है। अमरीकी नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर तुलसी गिबार्ड अमरीकी कांग्रेस में ईरान के एटम बम बनाने के इम्कानात को रद्द कर चुकी हैं। आलमी जौहरी इदारे के सरबराह राफेल ग्रूसी गवाही दे रहे हैं कि ईरान एटम बम बनाने की किसी मरबूत कोशिश में मुलविस नहीं, लेकिन सदर डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू बज़िद हैं कि ईरान एटम बम बना रहा है या बनाने के करीब है। क्या मशरिक़ वुस्ता में एक बार फिर इराक जंग का स्क्रिप्ट लिखा जा रहा है? क्या ईरान पर इसराइली हमले का असल मकसद ईरान में इस्लामी हुकूमत की तब्दीली है? और क्या ईरान में हुकूमत की तब्दीली इतनी आसान है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ईरानी सहाफ़ी जॉन हुसैन। बहुत शुक्रिया जॉन हुसैन आपके वक्त का। ईरान पर एटम बम बनाने का इल्ज़ाम लगाकर इसराइल का हमला और अमेरिका की हमले की तैयारी, क्या जो बड़ी ताकतें हैं ईरान में 2003 की इराक जंग का स्क्रिप्ट दोहराना चाहती हैं? जी, स्क्रिप्ट दोहराना तो किसी को जाहिर है जंग का शौक तो नहीं है, बट एट द सेम टाइम हर मुल्क रियलाइज करता है कि अगर जंग इम्पोज की जाए तो उसका जवाब देना चाहिए। एंड ईरान जो लोगों के हिसाब से नजर आ रहा है मुझे, लोग काफी तैयार हैं एंड लोग रेडी हैं। 2003 जो 1980 और 1988 के दरमियान जो ईरान इराक वॉर था, उसके दौरान लोग कहते हैं कि यहाँ पे लोगों ने बहुत ज्यादा कुर्बानियां दी हैं। तो दिस इज नथिंग फॉर देम एंड दे आर रेडी टू एक्सटेंड द वॉर इफ दे वांट एंड टू गेट पीस इफ दे वांट, बट दे आर सेइंग दैट ये लोग कह रहे हैं कि ये किसी भी चीज को जबरदस्ती नहीं करेंगे, ना जंग जबरदस्ती करेंगे ना पीस जबरदस्ती करेंगे। अच्छा जॉन, अमेरिका और इसराइल ईरान में रिजीम चेंज की बात क्यों करते हैं? क्या नई हुकूमत ईरान का एटमी प्रोग्राम खत्म कर देगी, इसलिए रूहानियों की हुकूमत खत्म करने की बात होती है? नई हुकूमत आएगी तो खत्म करेगी। आई फील नई हुकूमत आने के चांसेस जो मुझे नजर आ रहे हैं वो बहुत कम है। लोगों का जो जनरल सपोर्ट मैंने गेज किया है, मार्केट्स में जाके, स्ट्रीट्स पे जाके, पार्क्स पे जाके लोगों से पूछा है, यकीन करें कोई भी इस वक्त, आई थिंक रजा शाह पहलवी तो बताया जा रहा है, वो तो बहुत ही दूर, मतलब ही इज नॉट इवन इनटू द कॉन्शियसनेस ऑफ इरानियंस। उनको तो लोग जानते ही नहीं है यहाँ पे इस तरीके का माहौल है। बट जो लोकल भी कहते हैं कि रिजीम चेंज हो सकती है या ऑपोजिशन पार्टीज को लाया जा सकता है, इस वक्त कोई सेंटिमेंट लोगों का नजर नहीं आ रहा, ना ही विलिंगनेस नजर आ रही है कि कोई जो है वो रिजीम चेंज की जाए। लोग इनफैक्ट गवर्नमेंट की सपोर्ट में, आई वुड से इट्स नॉट अ रिजीम पर से बट गवर्नमेंट, एंड द पीपल आर इन सपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट डिस्पाइट व्हाट द इंटरनेशनल मीडिया इज सेइंग, बिकॉज़ आई एम सीइंग थिंग्स ऑन ग्राउंड डिफरेंटली। सही। अच्छा, ईरान में रिजीम चेंज का जो अमरीकी मंसूबा है ये कितना काबिल अमल है? क्या आप समझते हैं कि ईरान के हालात इस नहज पर हैं कि अवाम जंग के दिनों में हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर निकल आए? और जैसे कि आजकल रजा पहलवी को भी हम सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव देख रहे हैं, तो क्या वो भी इस रिजीम चेंज के मंसूबे का हिस्सा होंगे? देखिए, सवाल ये कि अगर रिजीम चेंज का कोशिश करनी होती तो अभी तक कोई आया क्यों नहीं सड़कों पे? दैट्स द, या आपको खबरें आ रही होती हैं, आप भी देखती रहती हैं न्यूज़, आपको खबरें आ रही होती हैं कि फॉर एग्जांपल लोग बाहर आ गए हैं रिजीम के खिलाफ जो है वो, और कितना एस्केलेशन चाहिए लोगों को कि यहाँ पे रिजीम चेंज की कोशिश करें, अगर उनको रिजीम चेंज चाहिए तो। दैट इज माई क्वेश्चन। इफ पीपल आर नॉट, जाहिर है लोग बाहर नहीं आ रहे, तो यही तासुर जाता है कि यहाँ पे रिजीम चेंज की विलिंगनेस नहीं है, या अगर खौफ भी है लोगों को
तो एटलीस्ट कोई तो यहाँ पे प्रोटेस्ट जैसे 2003 में हुए, 2017 में हुए, 2022 में हुए, कोई तो प्रोटेस्ट होता, बट देयर इज नो प्रोटेस्ट हैपनिंग। रजा शाह पहलवी की जहां तक बात रही, रजा शाह पहलवी एंड द पहलवी मोनार्की एंड द पहलवी डिक्टेटरशिप जो शुरू हुई थी, उसके बाद जो लोगों ने जुल्म देखे, जो भी सप्रेशन देखी, उसके बाद पीपल आर नॉट विलिंग टू हैव देम इन पावर अगेन। तो इसलिए आई थिंक के प्रोस्पेक्ट्स बहुत कम है उसके। अच्छा, पाकिस्तान में बहुत से एक और अहम इशू पर बात कर रहे हैं कि अब जबकि ये जंग शुरू हो चुकी है तो इजराइल ये कोशिश कर सकता है कि कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करवा कर जो अमेरिका के इराक में या बाकी मुल्कों में जो उनके फौजी अड्डे भी हैं या जो उनके एसेट्स हैं उन पर हमला करवा कर तो ईरान के ऊपर ये इल्ज़ाम डाल दिया जाए। यकीनन ईरान की हुकूमत भी इस तरह की किसी भी कार्रवाई या प्लानिंग से वाकिफ़ होगी, या इस तरह की कोई बातें सामने आ रही हैं कि ईरानी हुकूमत इस तरह की प्लानिंग को रोकने के लिए कुछ कर रही है? देखें, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन ईरान की हुकूमत जो है वो तो बेसिकली दे आर इनडिफरेंट, वो उनको फर्क नहीं पड़ता अगर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी हो। जहाँ तक मैंने बात की है यहाँ पे ऑफिशियल से, इनको फर्क नहीं पड़ता अगर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी हो। सवाल ये है, आई थिंक इम्पोर्टेंट इस कॉन्टेक्स्ट में जो आपने पूछा, बिल्कुल सही पूछा। ये एक और सवाल चीज है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब अपने बयान क्यों इतना फ्रीक्वेंटली चेंज कर रहे हैं, और सेकेंडली अगर निगोशिएशंस के लिए कर रहे हैं तो क्यों निगोशिएशंस के दौरान ईरान स्ट्राइक कर रहा है कॉन्स्टेंटली इसराइल को। आई थिंक ये दो चीजें अगर हम लोग मिला लें तो नजर क्लियरली आता है कि अगर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी होता है या अगर कोई ऐसी कॉन्स्पिरेसी होती है तो ईरान विल कंटिन्यू इट्स ऑपरेशन नॉर्मली, जिस तरीके से वो जो अटैक्स कर रहा है, जो रिटेलिएशन कर रहा है, वो नॉर्मली करेगा। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का बहाना सद्दाम का यूज करना, सद्दाम एक कंप्लीटली डिफरेंट सिस्टम, डिपेंडेंसी थी वेस्ट के ऊपर। वेस्ट, रशिया पूरा सपोर्ट कर रहा था सद्दाम को केमिकल वेपन्स दिए हुए थे, सद्दाम के पास एड बहुत सारी थी, सद्दाम के पास पूरी वेस्ट की सपोर्ट के साथ साथ अपनी टेक्नोलॉजी और ऑयल रिजर्व थे। तब भी ईरान जो है वो कामयाबी के साथ सद्दाम के साथ मुकाबला करके जंग के ऊपर हावी हो गया। तो आई थिंक के यहाँ पे तो अब ईरान और ज्यादा स्ट्रांग है, और जो है एंड वी कैन ओनली सी व्हाट टाइम टेल्स अस, ये तो वक्त ही बताएगा। अच्छा, एटॉमिक ईरान की अगर हम बात करें, जो कि सबसे बड़ा इशू जो उठा जिसकी वजह से ये इसराइल ने ये ज़बरदस्ती की जंग मुसल्लत की है ईरान पर, ईरानी फ़ौज, हुकूमत, पासदारान और सुप्रीम काउंसिल की तरह क्या ईरानी अवाम की भी ये दरीना ख्वाहिश है कि एटॉमिक ईरान हो? देखिए, ईरानी अवाम के अंदर बिल्कुल सेंटिमेंट मौजूद है। वो कहते हैं कि यार आप बनाएं न्यूक्लियर वेपन, हम आपके साथ खड़े हैं, आप बनाएं न्यूक्लियर वेपन। बट आई डोंट नो व्हाई, बट ऑफिशियल्स कहते हैं कि भाई इनके जो सुप्रीम लीडर है उनका फतवा है कि न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनेंगे, क्योंकि हिस्ट्री में एक रॉन्ग प्रेसिडेंट ईरान सेट नहीं करना चाहता बाय क्रिएटिंग वेपन्स व्हिच कैन किल हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ सिविलियंस। तो जो है सेंटिमेंट बिल्कुल है, लेकिन ईरानी गवर्नमेंट इस चीज पर राजी नहीं है, और वो प्रेशर में नहीं राजी, बल्कि दे आर सेइंग दैट दिस इज अ मोरल स्टैंड दैट दे हैव टेकन। बहुत बहुत शुक्रिया। ईरानी सहाफ़ी जॉन हुसैन हमारे साथ मौजूद थे। इस इशू पर हम बात करेंगे। ईरानी सहाफ़ी और माहिर उमूर मशरिक़ वुस्ता मुर्तज़ा नगरी हमारे साथ मौजूद हैं। मुर्तज़ा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले इस जंग से पहले के जो हालात और वाक़यात थे उनके हवाले से मैं आपसे बात करना चाहूँगी। पेजर धमाके, उसके बाद इस्माइल हनिया की शहादत, उसके बाद टॉप ईरानी मिलिट्री क़यादत की शहादत, और अब जो जंग की सूरत हाल है, इतने सारे वाक़यात के बावजूद इसराइल की फ़ौज से या वहाँ की जो आला क़यादत है उनसे मोसाद नेटवर्क उनकी नज़रों से ओझल कैसे रहा? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ, ये जो आपने जिन टारगेट किलिंग्स की बात की है, ये कोई नई बात नहीं है। इसके शाखसाने अगर आप थोड़ा अरसा पीछे चले जाएंगी तो पाकिस्तान में मिलेंगे। एक ज़माना आपको याद होगा जब पाकिस्तान में डॉक्टर्स का, इंजीनियर्स का, बहुत अच्छे वकला का, जो हमारे मग़ज़ मुतफ़क्किर हैं, उनका कत्ल किया जा रहा था, उनकी शहादतें पाकिस्तान में हो रही थी फ़िरक़ावाराना बुनियादों पर। उनका नाम फ़िरक़ावारियत दिया गया था, लेकिन बज़ाहिर पाकिस्तान का मग़ज़ मुतफ़क्किर मारा जा रहा था। अगर आप थोड़ा सा पीछे की तरफ चले जाएंगी और एक लम्हे के लिए सोचेंगे कि क्या हो रहा था, तो आपको यही कड़ी मिलेगी। यही लोग, चूंकि पाकिस्तान के खिलाफ इसराइल इंडिया के साथ मिलकर एक अरसे से साजिश कर रहा है, चूंकि उसे अगर थ्रेट है तो या पाकिस्तान से है या ईरान से है। बाकी तमाम मुस्लिम ममालिक को आप उठाकर देखिए, कहीं पर किंगडम्स की सूरत है, कहीं पर जो है वो सूरत हाल मखदूश है, वहाँ की जो सियासी सूरत हाल है या इकोनॉमिक जो क्राइसिस हैं उनको आप देख रही हैं, वो काबिल बयान नहीं है। मैं उनको बयान करूंगा तो वक्त का ज़िया है। बाहर सूरत हुकूमतों का ज़ौफ़ है, इंतहाई ज़ौफ़ है। तो दो सूरतें थीं, एक ईरान की सूरत थी जो कि रेजिस्टेंस की पावर रखती थी, दूसरा पाकिस्तान न्यूक्लियर एटमी मुल्क। इन दोनों के ऊपर नजरें थीं। ईरान
खटकता था इस खित्ते के अंदर, पाकिस्तान खटकता था इस खित्ते के अंदर। पाकिस्तान को तरक्की से रोकना था, ईरान को तरक्की से रोकना था। पाकिस्तान का इनडायरेक्टली इन्होंने क्या हाल किया वो आपने देखा। और उसके बाद ईरान के अंदर बाकायदा टारगेट किलिंग्स के जरिए, लेबनान के अंदर, सूरिया के अंदर, लीबिया के अंदर, हत्ता इराक के अंदर टारगेट किलिंग्स के जरिए ये हमेशा मगज़ मुतफक्किर को मारते हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन ईरान की खासियत ये है कि वो किसी भी काम को सिर्फ एक लेयर तक महदूद नहीं रखती है। ईरान के अंदर ये क्वालिटी है कि जब भी वो किसी चीज को आगे बढ़ाते हैं तो उसकी 5, 6, 7, 8 लेयर्स बनाते हैं, ताकि अगर कोई एक लेयर एलिमिनेट हो जाए तो दूसरी लेयर उसकी जगह ले ले, दूसरी एलिमिनेट हो जाए तो तीसरी उसकी जगह ले ले। और उसकी आपने एग्जांपल बहुत खूबसूरत अंदाज में देखी कि जब ईरान के ऊपर फर्स्ट डे अटैक किया गया तो ईरान के टॉप 5 जनरल्स को ऑन द स्पॉट शहीद कर दिया गया, जिनके हाथ में सारा निजाम था। अब दुनिया को ये लग रहा था, इसराइल समेत, अमेरिका समेत, कि ईरान जो है वो हथियार डाल देगा या जो है वो अमन के झंडे को ऊपर ले आएगा, सुलह के झंडे को ऊपर ले आएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 10 घंटे के अंदर अंदर न सिर्फ ईरान ने अपना कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम बहाल किया, बल्कि इस तरह से रिटेलिएट किया कि पूरी दुनिया हैरान हो गई। और जो ये हमला करने वाले ममालिक थे, जिनकी सोच ये थी कि हमने इनको ढेर कर दिया है, अब यहां से जो है वो सुलह के झंडे उठेंगे, हम रिजीम चेंज कर देंगे, उनके ख्वाब पर पानी फिर गया। अच्छा मुर्तज़ा, आप तेहरान के करीब ही हैं इस वक्त मौजूद, और हम देख रहे हैं तेहरान को खास तौर पर टारगेट किया जा रहा है इसराइल की जानिब से। ईरान भी स्ट्राइक बैक कर रहा है। सिचुएशन क्या है? क्या लोग पैनिक हैं, परेशान हैं सूरत हाल से? ओवरऑल क्या सिचुएशन है वहां पर अभी? देखिए, मैं इंशाल्लाह किसी वक्त अपने फेसबुक की आईडी से या दीगर जो मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनसे लोगों को दिखाऊंगा, और लोगों को वीडियोस भी मिल रही हैं। कल जुम्मे की नमाज यहाँ पर कायम की गई पूरे ईरान में, सिर्फ तेहरान में नहीं बल्कि पूरे ईरान में। और तकरीबन अगर मैं यूं कहूं कि 80 मिलियन ईरान की पॉपुलेशन है, तो 70 मिलियन उन जुम्मे की नमाजों के अंदर मौजूद थी, तो ये मुबालगा नहीं होगा। खवातीन अपने 6-6 महीनों के शीरखार बच्चों को लेकर उस प्रोग्राम के अंदर आई हैं, नमाज जुम्मा के अंदर आई हैं, प्रोटेस्ट के अंदर आई हैं, लोग अपनी पूरी फैमिलीज के साथ आए हैं। फर्क इसराइल और ईरान का यह है कि ईरान अकीदे की बुनियाद पर लड़ता है, ईरान ईमान की बुनियाद पर लड़ता है। इसराइल के अंदर एक सायरन बजता है, पूरी की पूरी वो कम्युनिटी जो वहां रहती है या वो इलाका या वो शहर पूरा का पूरा बंकर्स के अंदर चले जाता है। जबकि ईरान के अंदर आपने देखा, तेहरान में जब फर्स्ट डे मिसाइल मारे जा रहे थे, ड्रोन हमले किए जा रहे थे, ईरान इंटरसेप्शन में लगा हुआ था डिफेंस सिस्टम के जरिए, तो नीचे उनके यहाँ ईद गदीर का जश्न मनाया जा रहा था, और सिर्फ तेहरान सिटी के अंदर 4 मिलियन लोग उस गदीर के जश्न में अपनी फैमिलीज के साथ मशगूल जश्न थे। आप अंदाजा लगाइए, इसका कोई मुकाबला नहीं है, कोई तकाबुली, इसका कोई मुकायसा नहीं है। हम कहें कि ईरान में क्या सिचुएशन है और इसराइल में, ये 2 और 2 4 की तरह बिल्कुल एक वाज़ेह बात है कि ईरान के अंदर लोगों में जज्बा है, ईरान के अंदर लोगों में क़ुव्वत ईमानी है, ईरान की अपनी सरजमीन है। ये बात मैंने मेरा ख्याल 365 पे भी ये बात कही थी कि ईरान के अंदर जज्बा ईमानी है, ये उनकी अपनी ज़मीन है, उनके हज़ारों साल से आबा अजदाद इस ज़मीन पर रहे हैं, यहीं पैदा हुए हैं, इसी की हिफाजत की, इसी मिट्टी के अंदर गए हैं। वो इस ज़मीन के लिए लड़ेंगे, इसके लिए मरेंगे, 1 इंच इसका नहीं देंगे। उसकी मिसाल फ़लस्तीन आपके सामने है। फ़लस्तीनियों को इसराइलियों ने अमेरिका के साथ मिलकर, यूरोप के साथ मिलकर इस कदर उनकी शहादतें हुई कि अगर कोई दूसरी कौम होती तो शायद वो ज़मीन तर्क कर देती। लेकिन 70-80 हज़ार जनाजों के जो उनको मिले हैं, मफकूदीन कितने हैं उसका भी अंदाज़ा नहीं है। 70-80 हज़ार जनाजे शहादतों के बाद भी वो कौम एक लम्हे के लिए अपनी ज़मीन छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। फिर ये किस तरह से छोड़ेंगे? वो जो किराए के लोग हैं, वो जो बाहर से पकड़ कर लाए गए लोग हैं, वो जो मजदूरी की बुनियाद पर लाए गए लोग हैं, वो छोड़ के जाएंगे इंशाल्लाह। और आप देखेंगे बहुत जल्द वो वक्त आएगा। और ये मैं जज्बाती बातें नहीं कर रहा हूं, ये हकीकत है कि किराए पर लाए गए लोग हैं। खुद इसराइल का वजीर आजम नेतन्याहू क्या उस जमीन से ताल्लुक रखता है? इसराइल की पूरी काबीना उस जमीन से ताल्लुक रखती है। 70 सालों में एक गिरोह को, एक जत्थे को लाकर वहां उन पर मुसल्लत किया गया, और उन 70 सालों में गर्ब और अमेरिका ने अपना एक मिलिट्री बेस कायम किया इसराइल के नाम से, और वहां से पूरी दुनिया के अंदर, खास तौर पर गल्फ की जो कंट्रीज हैं जहां पर वसाइल हैं, इनके अंदर इनको काउंटर करने के लिए, इस खित्ते पर अपना भरम रखने के लिए, असर रसूख रखने के लिए एक जत्था इजाद किया गया, जिसे एक मुल्क का नाम दिया गया, जबकि एक मिलिट्री बेस है नेटो और अमेरिका की, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो यहाँ पर तो हालात बिल्कुल ठीक है, जिंदगी नॉर्मल चल रही है। मैं सुबह गया हूँ, अपने बच्चों की स्कूल की फीसिस भरकर आया हूँ, मैंने सारे निजाम किए हैं। कई ज़ायरीन जो यहाँ पर बेचारे जा नहीं सके थे, किसी भी बुनियाद पर फंसे हुए थे, उनको लाके खाना खिलाया है, उनको वापस भेजा है। ये सारी एक्टिविटीज नॉर्मली चल रही हैं। मैं खरीदारी कर रहा हूँ, मैं सब कुछ
कर रहा हूँ, आपके सामने बैठा हुआ इत्मीनान से बात कर रहा हूँ, जी, किसी बंकर में नहीं हूँ, मेरा घर है ये। यकीनन ईरानी अवाम का जज्बा काबिल रश्क और काबिल तारीफ है, जो कि जंग की सूरत हाल में इस वक्त भी वो अपने रूटीन के मामलात के साथ साथ लोगों की मदद में भी पेश हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मुर्तज़ा नगरी हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, मुज़ाकरात की मेज़ से सीधे जंग के मैदान चलते हैं और देखते हैं कि किसका पलड़ा भारी है। नाज़रीन, जंग का आज 10वां रोज़ है। तेल अवीव, हाइफा, यरूशलेम, कैसरिया और दीगर इसराइली शहर ईरानी मिसाइल हमलों से गूंज रहे हैं। 5 परतों वाले इसराइली एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देने वाले ईरानी मिसाइल दुनिया भर के डिफेंस माहिरीन को हैरान कर रहे हैं। दिफाई तज्जियाकार इन मिसाइल्स को ईरान इसराइल जंग में एक बड़े फर्क के तौर पर देख रहे हैं। ईरान के पास 6000 किलोमीटर से 17000 किलोमीटर तक की रफ्तार वाले 9 मुख्तलिफ क्रूज, बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइल मौजूद हैं। गुज़श्ता रोज ईरान ने सिज्जील बैलिस्टिक मिसाइल से तेल अवीव पर हमला किया, जिसने सिर्फ 7 मिनट में 2000 किलोमीटर का फासला तय करके अपने हदफ को कामयाबी से निशाना बनाया। सिज्जील मिसाइल 17000 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से 2500 किलोमीटर तक मार कर सकता है, जबकि मिसाइल खैबर की रेंज 2000 किलोमीटर और हाज कासिम 1400 किलोमीटर तक मार कर सकता है। ईरान इस वक्त 50 से ज्यादा इकसाम के रॉकेट, बैलिस्टिक, क्रूज, हाइपरसोनिक मिसाइल और ड्रोन तैयार कर रहा है, जिनमें से कुछ रूस यूक्रेन जंग, हौसी बागियों की कार्रवाइयों और हमास के ऑपरेशंस में भी इस्तेमाल हो चुके हैं। ईरान का ये गैर मामूली मिसाइल प्रोग्राम अपने अरूज तक कैसे पहुंचा, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सदर NDU लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड रजा मोहम्मद खान साहब। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। इसराइल ईरान जंग को आज 10वां रोज है, हमलों में शिद्दत आ रही है। पहले तो आप ये बताइएगा कि जंगी एतबार से आप अब तक किसका पलड़ा भारी देख रहे हैं? जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें, जब आप कंपैरिजन करते हैं दो ममालिक का, तो उसमें सिर्फ एक कंपोनेंट की बात नहीं करते, चाहे वो ज़मीनी फ़ौज हो, चाहे हवाई फ़ौज हो या बहरी फ़ौज हो। आप उन दोनों ममालिक का कि जो कंप्लीट जो उसकी कैपेबिलिटीज़ हैं, उसके तमाम एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर को देखते हैं, उनको कंपेयर करते हैं, जो कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स किस्म की वो एक एक्सरसाइज है। लेकिन क्विकली मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, देखें कि कुछ चीज़ों में आपको नज़र आ रहा है कि इस वक्त मौजूदा हालात में ईरान का जो पलड़ा है वो कुछ भारी नज़र आ रहा है, और वो इसलिए कि इजराइल के जो डिफेंसिव एशेलॉन्स थे, जिसमें आयरन डोम सिस्टम शामिल है, बराक सिस्टम शामिल है, अमेरिका का THAAD सिस्टम शामिल है और डेविड्स ने, ये 4 उसके कंसेंट्रिक एयर डिफेंस के रिंग्स बने हुए हैं, और वो शॉर्ट रेंज और लो हाइट से लेके वेरी लॉन्ग रेंज और हाइट तक, बड़ी हाइट तक जाते हैं। लेकिन कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम जो है, अगर उसके ऊपर शिद्दत से बहुत सारे मिसाइल एक ही टाइम पे फायर किया जाए तो वो सैचुरेट हो जाता है। वैसे भी इजराइल ने ये कहा है, खुद ही कहा है कि उसका जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो ज़्यादा से ज़्यादा 90% के करीब जो है उसकी कामयाबी की रेशो है अगेंस्ट मिसाइल अटैक। आपने जो इंट्रो में कहा है, उनके पास जो हाइपरसोनिक मिसाइल है, सारी बात है कि वो इतने तेज रफ्तारी से वो उड़ता है कि वो मिसाइल्स के रेडार्स अगर उसको डिटेक्ट कर भी लें तो उसके खिलाफ इन टाइम वो रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता। लिहाजा आपने देखा है कि ईरान के कई जो लेटेस्ट मिसाइल है ज़्यादा तादाद में वो इजराइल के ऊपर गिरे हैं, जिससे वो काफ़ी परेशान है। और उसका जो ज़ख़ीरा है एंटी मिसाइल डिफेंस का, जो डिफेंसिव मिसाइल्स हैं, जिसमें बहुत सारे जो है ख़ास तौर पर एरो 2, एरो 3 मिसाइल शामिल है, तो वो चूँकि मेरे ख्याल में शायद कुछ कम हो गया है। लिहाजा आप ये देख रहे हैं कि ईरान की तरफ से अभी जो काउंटर ऑफेंसिव में मिसाइल जा रहे हैं वो इफेक्टिव जा रहे हैं, अपने टारगेट को वो हिट कर रहा है।
और हम ये भी देख रहे हैं कि इसकी वजह से शायद इस लड़ाई में कोई पॉज आ जाए ताकि ईरान को इजराइल को रिप्लेनिशमेंट मिल जाए। इसके अलावा देखिए, आपने देखना है कि अफरादी कुव्वत के हिसाब से ईरान बहुत बड़ा है और ईरान की जो बर्री फौज है वो इजराइल से कई गुना बड़ी है, उसकी बहरी फौज जो है वो कई गुना उससे बड़ी है। ईरान के कुदरती वसाइल वो इजराइल से बहुत बड़े हैं। ईरान बहुत बड़ा मुल्क है, की आबादी बहुत ज़्यादा है कि आप देख रहे हैं कि तकरीबन 10 गुना आबादी है उसकी। लेकिन जो दिफाई अखराजात हैं, आप इस वक्त देख रहे हैं कि इजराइल के ज़्यादा हुए हैं। वो इसलिए कि जब गाजा में उसने जंग शुरू की थी तो वो उसकी एक मजबूरी थी। तकरीबन $50 बिलियन जो है वो इस जंग के ऊपर अभी खर्च कर रहा है और ईरान जो है वो तकरीबन $43 बिलियन खर्च कर रहा है। तो अभी देखना होगा कि आइंदा चंद दिनों में या चंद हफ्तों में क्या होता है। हम उम्मीद करते हैं कि ये सीज फायर अगर जल्दी हो जाए तो दोनों ममालिक के बल्कि खित्ते के लिए बहुत ही ये मुनासिब होगा। और अगर ये जंग ज़्यादा लंबी हो जाती है तो आपको पता है कि ईरान को उसमें बहुत महारत है। वो इराक के खिलाफ जो है 8 साल जंग लड़ चुका है और ये भी हमें मालूम है कि ईरान एक पर्शियन एम्पायर की उसकी एक ट्रेडिशन है, एक हेरिटेज है। तो उस लिहाज से शायद वो अगर लंबी जंग होती है जो कि मेरे ख्याल में कोई नहीं चाहता, तो उसमें शायद ईरान का पल्ला जो है वो ज़्यादा भारी होगा। अच्छा सर, अभी जो जंग की सूरत हाल रही है, शायद जो ईरान के हाइपरसोनिक मिसाइल हैं और सिजील मिसाइल हैं, उन्होंने सबसे ज़्यादा हैरान किया है। इसराइल या अमेरिका या बाकी ममालिक जो हैं उनका फोकस ज़्यादा इसराइल के एटॉमिक प्रोग्राम पर था। गालिबन उनको अंदाज़ा नहीं हुआ कि इसराइल ईरान के पास इतने बड़े मिसाइल सिस्टम भी है। देखिए, जो 3-4 साल पहले उसके ऊपर बहुत सारे रिपोर्ट शामिल हुए हैं और उन्होंने एस्टिमेट ये किया था कि ईरान के पास 2 या 3 हज़ार के करीब टोटल मिसाइल है। अच्छा। जिसमें शॉर्ट रेंज मिसाइल ज़्यादा है और जो लॉन्ग रेंज या जो हाइपरसोनिक मिसाइल है वो कम तादाद में है। लेकिन उसकी एग्जैक्ट तादाद जो है वो अभी किसी को मालूम नहीं है। लेकिन जिस रेट से ईरान उसको फायर करता जा रहा है तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शायद वो कुछ हफ्तों की बात है। और उसके बाद जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया कि इजराइल के पास जो है जो एयर डिफेंस मिसाइल है वो अभी शॉर्ट पड़ रहे हैं और उसको सेलेक्टिवली उसको इस्तेमाल करना होगा। तो इसी तरह पे ईरान को भी ये मिसाइल जो है अपने टारगेट्स के लिए सेलेक्टिवली इस्तेमाल करना होगा, खुसूसन इसके जो हाइपरसोनिक मिसाइल है। और मैं समझता हूँ कि अगर इस तरह की जो है कंस्ट्रेंट आती है तो शायद ये दोनों ममालिक के लिए एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होगा और शायद दोनों इस बात पर राजी हो जाए कि सीज फायर करें और दोबारा जो है वो डायलॉग शुरू करें। अच्छा, साबिक अमरीकी सदर बिल क्लिंटन का एक बयान मैं देख रही थी कुछ देर पहले जिसमें उन्होंने कहा कि इस्राएली वज़ीर आज़म इस जंग को प्रोलॉन्ग करना चाहते हैं क्योंकि वो अपना जो ऑफिस है वो नहीं छोड़ना चाहते, वो अपनी हुकूमत को गालिबन लंबा करना चाहते हैं, इसलिए वो इस जंग को लंबा करेंगे। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप को भी उन्होंने नसीहत की। उन्हें अगर ये बात की समझ आ रही है तो क्या जो इतने बड़े बड़े ओहदेदार अमेरिका के हैं या डोनाल्ड ट्रंप हैं या अमेरिकन सेनेट जो है, क्या उन्हें ये बात समझ नहीं आ रही? देखिए, मैं समझता हूँ कि अमेरिका को ये बात याद रखनी चाहिए कि देखिए अफगानिस्तान एक बहुत ही कमज़ोर मुल्क था ईरान के मुकाबले। तो वहाँ पे जब नाटो आईएसएफ ने कब्जा किया तो कब्जा तो बड़ी आसानी से किया, लेकिन उसके बाद जो है वो वहाँ फंस गए और 22 साल वहाँ पे लड़ते रहे और इवेंचुअली उन्हें पुल आउट करना पड़ा। तकरीबन $3 ट्रिलियन उन्होंने इस्तेमाल किया। तो ईरान तो बहुत ही एक ताकतवर मुल्क है उसके मुकाबले में। अगर अमेरिका डायरेक्टली ईरान के साथ लड़ाई में शामिल होता है तो मैं समझता हूँ कि वो अमेरिका के लिए ठीक नहीं होगा, खित्ते के लिए ठीक नहीं होगा। और प्रेसिडेंट ट्रंप खुद जो है
उनके मैनिफेस्टो में ये बड़ा क्लियरली बताया गया था कि वो फॉरेन वॉर्स में, जी तो उन्होंने उसको टर्म किया था नेवर एंडिंग वॉर, वो उसमें कभी भी शामिल नहीं होंगे। और उसी के बेस के ऊपर ये जो मेक अमेरिका ग्रेट का नारा उन्होंने लगाया है, तो एक बहुत बड़ी वोटर्स की तादाद है जो समझते हैं कि अमेरिका को इनवर्ड लुकिंग होनी चाहिए और उसको अपने पैसे बाहर के जंगों में खर्च नहीं करना चाहिए। लेकिन उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है जो कि हॉक्स है अमेरिका में, खुसूसन जो इजराइल के सपोर्टर्स हैं, वो शायद इस बात पे उनको मजबूर कर रहे हैं कि नहीं वो डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाए। सही। तो मैं समझता हूँ कि ईरान, अमेरिका अगर अपना नेशनल इंटरेस्ट देखता है, अपने नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट देखता है और हिस्ट्री को देखता है, तो वो शायद ईरान के ऊपर डायरेक्टली हमला नहीं करेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड रज़ा मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, अब तक की जंग में ईरान ने इसराइल को भरपूर जवाब दिया है और इसराइल को नाको चने चबवाने पर मजबूर कर दिया है। लेकिन अगर अमेरिका बराह रास्त इस जंग में शामिल होता है तो ये ना सिर्फ ईरान के लिए बल्कि इस खित्ते के लिए भी यकीनन काफ़ी मुश्किल सूरत हाल होगी। इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाकिस्तान का भी और इस खित्ते का भी हामी और नासिर हो, आज के प्रोग्राम से इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।